एडुअर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सेट 5वां प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं क्योंकि इसे बहुत जल्दी-जल्दी खत्म करना है। चलिए सेट नंबर 5 कह रहा है दार्शनिक विषयों के से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो दर्शन से संबंधित हो। तो जो दर्शन से संबंधित होता है ना उसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। जो नियम अनियम कानून वगैरह का बात करेगा उसको बोलेंगे विनय पिटक। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट को सही रूप से मतलब बताइए, विकल्प चुनिए। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को शामिल किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है। अस्तो माह सदगम्य तमसो माह ज्योतिर्गम्य श्लोक जो है ये बृहदनायक नायक उपनिषद से लिया गया है, ये भी सही। यानी कि क्या हो जाएगा इसका? तीनों सही हो जाएगा, यानी विकल्प क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्लीस्टोसीन युग। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की मतलब कि कौन सा कथन एक दूसरे से मैच करेगा। तो देखिए जब पूछेगा दीवान अर्ज, तो अर्ज जब पूछेगा ना तो ये सैन्य से संबंधित है। क्लियर? दीवान बिजारत पूछेगा तो ये वित्त विभाग से संबंधित है। और दीवान इंसा पूछेगा तो ये संचार विभाग से संबंधित है। और दीवान रसालत आपको विदेशी या धार्मिक मामलों से संबंधित है। क्लियर? तो अब देख लिए कि 1 का 3 यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण? तो गोल गुंबज पूछता है कभी कभी कि कहाँ है, तो बीजापुर में। और किसने निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन, सल्तनत कालीन शब्द विश्व का क्या अर्थ होता है? तो विश्व का जो अर्थ होता है, जो सल्तनत कालीन शब्द है, ये चांदी का सिक्का होता है। क्लियर? किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? कौन करवाया था तुंगभद्रा नदी पर? तो देवराय प्रथम करवाया था। ठीक है, देवराय प्रथम के दरबार में ही निकोलो कांटी आया था। निकोलो कांटी। ठीक है, जबकि कृष्णदेवराय के दरबार में कौन सा आया था? उसको बोलते हैं डोमिंगो पायस। और एक और है जिसको बोलते हैं वो है बारबोसा। तो पूछता है कि डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था, बारबोसा किसके दरबार में आया था? तो डोमिंगो पायस और बारबोसा ये कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, उसको बोलते हैं डोबाकू। तो डोबाकू माने डो से डोमिंगो पायस, बा से बारबोसा और कू से कृष्णदेव राय, यानी डोबाकू ही इसको याद रखना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राजभाषा घोषित किया था, कौन था जिसने उर्दू को अपने राजभाषा को घोषित किया था? ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। इसी ने उर्दू को अपने राजभाषा घोषित किया था। कह रहा है कि काल अनुक्रम के अनुसार सजाइए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये लगभग मई 1939 में हुआ था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव पता ही है 1940, आजाद हिंद फौज की गठन 1943, और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है मुक्ति दिवस। तो देख लीजिए इसको, तो यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक सबसे पहले कौन हो जाएगा? 1, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 4। तो 1 4 कहाँ ऑप्शन है? तो 1 4 यहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब बाकी ऑप्शन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड
के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए? तो ये ना दलितों के लिए बनाया गया था 1932 में। ठीक है, किसके कहने पर? ये भीमराव अंबेडकर के कहने पर। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये अंतिम विस्तार ना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अब आप लोग मुझे डफरिन का, कर्जन का और लॉर्ड लिटन का, डलहौजी, तीनों का शासन काल आप बताइए कि डफरिन कब से कब तक भारत का वायसराय रहा, कर्जन कब से कब तक रहा और लॉर्ड लिटन और डलहौजी तीनों का कार्यकाल बताइए। अकालों को रोकने और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था? 1883 में। ठीक है, 1922 के सारा बंद यानी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह आ जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? यानी धन का जो निष्गमन का सिद्धांत था उसमें विश्वास नहीं करता था। वो कौन सा व्यक्ति था? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इसलिए विश्वास नहीं करते थे ना, मतलब दादा भाई नौरोजी ने बताया कि यहाँ का जो सारा धन है वो निर्गमन हो रहा है, यानी इंग्लैंड वाला ले जा रहा है। यानी कि कहते थे कि इंग्लिश अर्थव्यवस्था यानी अंग्रेजी अर्थव्यवस्था ऐसे काम करती है कि गंगा के किनारे शुद्ध, मतलब गंगा के पानी को सोख लेती है और ले जाके टेम्स नदी में उसको निचोड़ देती है। यानी कि यहाँ के धन को लेकर के और इंग्लैंड के को विकसित किया जा रहा था। तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्गमन का सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है, तो लेकिन उसमें किसका विश्वास नहीं था? सर सैयद अहमद खान का। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक द्वारा प्रतिबंधित होता है? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब आइए, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है ना, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक बढ़ाने का व्यवस्था किया? यानी कि किसी देश, मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार किसके तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के द्वारा। एक और आर्टिकल है 365 के द्वारा। आई बात समझ में? तो ये 365-56 के द्वारा भी लगाया जाता है और 300 यानी कि अगर मतलब कि संविधान के अनुसार कोई राज्य अपना कार्य नहीं कर रहा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि इस राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। लेकिन 365 आर्टिकल के अंतर्गत भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है जब केंद्र सरकार की बातों को राज्य सरकार नहीं मानता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये अधिकतम कितने वर्षों तक लागू हो सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक लागू हो सकता है। लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था? ये 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर? शून्य आधारित बजट की व्यवस्था किस पर आधारित है? यानी किस पर ये आधारित है शून्य आधारित बजट? तो ये हो जाएगा गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर, यानी 19 नंबर हो जाएगा। मौलिक अधिकार की गारंटी, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? यानी मौलिक जो अधिकार है ये किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से संबंधित है। आई बात समझ में कि नागरिक स्वच्छंद रूप से घूम सकता है, रह सकता है, उसको मौलिक अधिकार। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कहता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकार की बात करता है, बिल्कुल सही। 143 परामर्श यानी कि उसके परामर्श के अधिकार की बात करता है। 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत की बात करता है। ठीक है, तो आप बताइए कि 124 का संबंध किससे है? आई बात समझ में? ये बहुत आसान है, जो आप लोग बता सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्टिकल 124 यानी 124 किससे संबंधित है। ठीक है,
30 से 35 उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष पर चलने वाली पौने क्या कहलाती है? तो पूरे वर्ष जो चलती है ना पौने 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, मतलब उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के जो मध्य चलती है उसको बोला जाता है कौन सा? पछुआ कोण। आई बात समझ में? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी, तो पूर्वी चोटी आपको हो जाएगा नामचा बरवा। ये मान लीजिए, एक सेकेंड, ये मान लीजिए हमारा हिमालय हो गया, ठीक है। तो जो सबसे पश्चिम में और सबसे पूरब में, तो सबसे पश्चिम में जो पर्वत है उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। और जो सबसे पश्चिम में है इसको बोलते हैं नमचा बरवा। इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में भी है और तिब्बत में भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। किस नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? यानी किसी, एक सेकेंड, किसी नक्शे पर ढाल दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हैच्यूर। ये रट जाइएगा आप लोग, क्या कहलाती है? हैच्यूर कहलाती है, ठीक है। कंटूर जो रेखा होता है ना, ये ऊंचाई को दर्शाया जाता है। ये मान लीजिए हमारा पर्वत हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कंटूर रेखा, ठीक है। ये जितना कंटूर रेखा पास पास होगा यानी कि इसका स्लोप क्या है? बहुत खड़ा है। और जितना कंटूर रेखा दूर दूर होगा, दूर दूर होगा, यानी कि उसका स्लोप क्या है? बहुत ही मंद है, ठीक है। चलिए तो हम अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? यानी कि सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। तो कौन सा महासागर हो जाएगा? ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो धारावाहक चालक का जो संबंध है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र से होता है। चलिए 25 नंबर कह रहा है कि हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? 27 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मांड की अस्थायी दशा का में प्रतिरूप का वर्णन करता है, ठीक। कह रहा है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है और जंग के संबंध में एक कौन सा मतलब कथन सही है, ये आपको बताना है। तो एक मूल तत्व है, ये गलत। एक यौगिक है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि जो जंग मतलब है, जंग के संबंध में एक ये यौगिक का काम करता है, ठीक है। चलिए हैबर विधि द्वारा, आइए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? देखिए अमोनिया का उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है? हैबर विधि के द्वारा। तो जब हैबर विधि के द्वारा किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है? तो निकेल काम करता है, केवल निकेल। निकेल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? केवल, एक सेकंड, एक सेकंड, हैबर विधि द्वारा करता है कौन सा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा निकेल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, लोहा, ठीक है। तो लोहा ही काम करता है। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देखिए 4 गो होता है। कौन कौन होता है मैं बता दे रहा हूं। 4 गो ऑर्बिट होता है, जिसको बोलते हैं के, एल, एम और एन। आई बात समझ में? एम एन। तो ये होता है 2, 10 न 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2, 8, 18, 32, यानी कि एम में अधिकतम कितना रहेगा? 18। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदाओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो क्षारीय मृदाओं के समूह से कौन सा संबंधित नहीं है? यह है पोटेशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना एक प्रबल, एक क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मृदु क्षारक है। क्या है? मृदु क्षारक है। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपको एलोसोम्स। एलोसोम्स जो होता है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? फ्लैजोला होता है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको जो लगेगा मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस बोला जाता है, ठीक है। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? संकुचल सेनरीटिका होता है। त्वचीय श्वसन किसके में होता है? केंचुआ में त्वचा के द्वारा शोषण किया जाता है। क्लियर? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है वो उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को जो नियंत्रित करता है ना, उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे निम्न में से नहीं पाया जाता है, यानी टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प नहीं पाया जाता है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो पौधों में ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो बोलते हैं सूर्य का प्रकाश जो होता है ऊर्जा का स्रोत है। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जिसे जनता सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दे, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? ये आपको वस्तु मुद्रा कहलाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी विकास प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाए रखे और लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। क्लियर? चलिए 43 नंबर, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए बिश्नोई आंदोलन ये सभी आपको क्या है? वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 44। कह रहा है निम्न में से कौन सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन पर सबसे पहले प्रभावित होता है, यानी सबसे क्षणभंगुर तापिक मतलब कि ये पारिस्थितिकी तंत्र भंगुर। तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, यही जो है भंगुर है। जैसे वो पिघलेगा खत्म हो जाएगा, बाकी सब नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन का स्थापना भी यानी नैम का स्थापना भी 1961 में ही हुआ था। तो प्रथम सम्मेलन भी 1961। कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सुमेलित है? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से सभी हो जाएगा। 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किसने किया था? तो ये कैमेलिड वर्ष जो है ना यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। और भी यूनेस्को के द्वारा, WHO के द्वारा कुछ वर्ष घोषित किए गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सिंपल पता होना चाहिए, नई दिल्ली में। NGT की स्थापना 2010 में हुआ था। ठीक है। एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जब पूछेगा एमच्योर फेडरेशन कबड्डी का मुख्यालय ये आपको जयपुर में। जयपुर कहाँ? राजस्थान में। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया गया। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? 2015 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिस सेट, आपको 5वां। अब कल से 6ठा हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10 से 15 मिनट में इसको डबल स्पीड पर रिवीजन कर लेंगे। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।